नर्मदे नर्मदे हर। इस वीडियो में आज हम नर्मदा परिक्रमा से जुड़ी सारी जानकारी आपके साथ साझा करने वाले हैं और इसके बाद के भी कुछ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक वीडियो में यह सीरीज खत्म नहीं होगी। इस परिक्रमा को हमने नहीं कंप्लीट किया, मैंने और तृप्ति ने नहीं किया, बल्कि सौ प्रमदा महेश कुलकर्णी ने इसे पूरा किया है, और जबकि इन्होंने अकेले किया और पैदल की है यह परिक्रमा। भारत में कई सारे लोगों को इस परिक्रमा से जुड़ी जानकारी नहीं है, और यहाँ से कोसों दूर बैठकर मलेशिया में, इनके पति मलेशिया में कार्यरत है, वहाँ पर लगभग 20 साल से भी ऊपर हो गए हैं। मलेशिया, इंडोनेशिया ऐसी जगहों पर यह रहते आए हैं और फिलहाल मलेशिया में स्थित है। वहाँ पर उन्हें एक दिन लगा कि यह करनी चाहिए। अभी मैं कह रहा हूँ एक दिन, कौन सा क्षण है, क्या है, इनसे हम बात करेंगे और इस विवरण को हम जानने के लिए काफ़ी सारे उत्सुक हैं। सारी जानकारी आपके साथ हम नर्मदा परिक्रमा से जुड़ी हुई, इनके सारे अनुभव कथन, तो हम संवाद रूप में इसे आपके साथ साझा करने वाले हैं और कुछ कथा कथन के रूप में आप नर्मदा मैया, प्रमदा मैया से सुनने वाले हैं। जो भी परिक्रमा उठाते हैं उन्हें या तो मूर्ति या तो मैया कहा जाता है, पुरुष मूर्ति और स्त्री को मैया कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं हम इनके सारे अनुभव के बारे में, नर्मदा परिक्रमा से जुड़ी हुई। तो नर्मदा परिक्रमा के बारे में प्रमदा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले कब लगा कि यह करना चाहिए? हालांकि आपने पढ़ना शुरू किया होगा वगैरह, बट वो कौन सा पल था, क्या था, और आपने ऐसी क्या तिलमिलाहट थी कि इसे करना ही है? जी, सर्वप्रथम सभी दर्शकों को जो देख रहे हैं, नर्मदे हर। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन 2022 तक सच पूछूं तो मुझे नर्मदा परिक्रमा होती है ये भी पता नहीं था। 2022 तक, हाँ। तो 2022 के जून जुलाई में हमारा जो स्कूल का ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें किसी ने शेयर किया था नर्मदा परिक्रमा के कुछ बारे में। तो मैंने परिक्रमा, नर्मदा, ये कुछ मतलब अलग लगा। परिक्रमा हम आमतौर पे एक भगवान में मंदिर में जाके किसी भगवान की परिक्रमा करते हैं। नर्मदा नदी की परिक्रमा ये थोड़ा सा अजीब लगा। तो थोड़ा सा यूट्यूब खंगाला, फिर गूगल में देखा, तो फिर मतलब एक लगन सी लग गई कि ये क्या है, पूरा देखूं। तो मेरे सौभाग्य से या सभी परिक्रमा वासियों की मदद के लिए मुझे लगता है जिन्होंने जो वीडियो बनाए हैं वो बहुत ही हमको मददगार साबित होते हैं कि परिक्रमा होती क्या है, परिक्रमा का स्वरूप कैसा है, मतलब क्या क्या आपको मुश्किलें नहीं कहूँगी, मतलब अलग अलग जगहों पे जाना पड़ता है, कैसे जाएंगे, तो उसके लिए मन की और शरीर की तैयारी करने के लिए ये काफ़ी मददगार होता है। तो मैंने पूरा साल भर उसका वीडियो देखा। जिन्होंने परिक्रमा पूरी की तो मैंने सारे वीडियो देखे और फिर ऐसे लगने लगा कि ये तो मतलब अनुभव करने की चीज़ है। मतलब ये तो कोई ऐसे जस्ट देख के बैठने वाली कुछ है नहीं, ये कुछ अलग है, ये अनुभव हमें स्वयं करना चाहिए। तो मैंने ठान लिया कि मुझे करना है। फिर अब जब हम लोग ठानते हैं तो गृहस्थी होते हैं, स्त्री परिक्रमावासी स्त्री अगर होती है तो उसे बहुत सारी चीज़ों के लिए सोचना पड़ता है। हमने ठान लिया और हम चल पड़े, ऐसा हमारे अभी तक संस्कृति में है नहीं। तो हमें अनेक सांसारिक जब मतलब जिम्मेदारियां होती है उन्हें निभाना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि मैं नहीं रहूंगी तो ये क्या कैसे होगा, ये कैसे चलेगा। तो आपके घर में कौन कौन है? तो मेरे घर में मेरे पति है और हमारी एक बेटी है। हाँ, वो भी मतलब सर्विस करती है, बड़ी है। तो
ये सब सोचा, फिर मुझे लगा, फिर भी सोचने के बाद लगा कि मेरे लिए ये सही वक्त है। अच्छा, बेटी की शादी तो नहीं हुई है अभी। अच्छा। तो शादी के लायक है, लेकिन अभी इतनी भी जल्दी नहीं है, तो वो समय मुझे मिल गया, ऐसे मैं सोचती हूँ। ऐसा एक समय होता है प्रपंच में कि जहाँ पर आपको काफी सारी बातों की जानकारी रखनी भी पड़ती है और उन्हें भी, आपके घर वालों को भी इसकी सारी जानकारी देकर जी उनकी एक तरह से परमिशन भी। जी नियम ही होता है कि आप घर के सभी बड़ों के, अपने कुटुंब के सभी सदस्यों का आशीर्वाद, उनकी आज्ञा लेकर ही परिक्रमा को निकले। मतलब खुशी खुशी से सब लोग आपको परिक्रमा करने की अनुमति दे, तो आप भी खुशी खुशी परिक्रमा पूरी कर सकते हो। तो यही पहला नियम होता है, जब भी परिक्रमा का सोचो तो घर के बड़ों का आशीर्वाद लो और सब घर वाले आपको खुशी खुशी मतलब परिक्रमा के लिए आपको आज्ञा दे। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहूँगी, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि बहुत लोग घर से किसी अनेक विपदाएं होती है, ऐसे कुछ दुख के क्षण होते हैं, तो उससे भागने के लिए लोग परिक्रमा में आते हैं। ऐसा अनुभव है। मतलब किसी ने मुझे पूछा भी है परिक्रमा में कि तुझे किसी ने घर में से भगाया तो नहीं, इसीलिए तू परिक्रमा में आई है। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, और फिर जब जैसे जैसे दूसरे परिक्रमा वासियों से बात करने लगी तो लगा कि सबको कुछ ना कुछ दुख है, इसके लिए वो वहाँ आ रहे हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है कि आप सब घर में सबसे बात करके आशीर्वाद लेके खुशी खुशी निकलो, तो आप पूरा आनंद उस परिक्रमा का ले सकते हो। तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि इतना यह आसान था, सरल था आज्ञा लेना, पति हो, आपकी बेटी हो या आपके माता पिताजी हो? सरल तो नहीं कहूँगी, क्योंकि हमारे अपने माता पिता या जो सदस्य होते हैं वो अपने होते हैं, तो उनको स्वाभाविक रूप से वो चिंता रहेगी कि आप अकेले जा रहे हो, अनजान जगह जा रहे हो, इतने दिन बाहर रहोगे। तो मतलब अनेक प्रकार की हमारे आशंकाएं हमारे मन में होती है, कहाँ रहोगे, कैसे लोग मिलेंगे। मतलब आजकल का जो माहौल है तो सबको डर लगता है, और उस पर से स्त्री अगर अकेली जा रही है तो और डर लगता है। तो इसके लिए चिंता तो होनी स्वाभाविक थी, लेकिन इससे पहले मैंने अपने आप को थोड़ा सा ढालने की कोशिश करी, खुद को थोड़ा सा मतलब फिजिकली फिट कहते हैं ना, वो थोड़ा सा किया। मैंने उससे पहले घर में बात नहीं की, वो मैंने सिर्फ मन में ठान लिया था कि मुझे करना है, और खुद को 1 वर्ष का समय दिया। इसके बीच मैंने अभ्यास किया कि परिक्रमा के लिए मुझे क्या क्या मन की और शरीर की तैयारी करनी पड़ेगी, और ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा मुझे अनुभव हुआ परिक्रमा के दरमियान। अच्छा, तो ये इस दरमियान आपने एक तो खुद को मानसिक और शारीरिक तौर पे थोड़ा सा फिटनेस आपका बढ़ाया जी, और फिर आपको भी ऐसा लगा कि अभी मैं बात कर सकती हूँ जी। तो मेरे ख्याल में आपकी सासू माँ भारत में ही रहती है? हाँ, मतलब मैं और मेरे पति ही विदेश में रहते हैं, बाकी मेरा पूरा परिवार, मायका और ससुराल का सभी भारत में ही रहते हैं। तो सबको बोलने के लिए मुझे मेरी अपनी तैयारी होनी ज़रूरी थी, ताकि मैं सबको ये निश्चित तौर पे बोल सकूं कि हाँ मैं करना चाहती हूँ और मैं करूँगी। ये विश्वास मुझे अपने में लाने के लिए मुझे अपनी तैयारी करनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि वो बोलते वक्त समझ में आता है ना कि इसने तो ठान लिया है, तो इसे जाने दीजिए, ये कर लेगी, ये सामने वाले को भी विश्वास आ जाता है। तो वो मैंने किया, तो सबने मतलब चिंता जताई, लेकिन सबने लगा कि इसने तो ठान लिया, ये तो करके ही छोड़ेगी। तो शायद एक तो आपका अपना स्वभाव भी होता है जिसे सारे लोग जानते भी हैं, और फिर उसके ऊपर अगर आपने कुछ तैयारी की है तो फिर उस तैयारी के बतौर आप बात करने के बाद में इस तरह से आप अनुमति लेने में सक्षम हो जाते हैं जी, और इस तरह से आपने उस प्रोसेस को भी ढाला। ऐसे मुझे लगा, हाँ मुझे मतलब ऐसे मुझे लगा। ये काफी महत्वपूर्ण है सारे उन परिक्रमा वासियों को जो करना चाहते परिक्रमा करना चाहते हैं, उन सारों को ये तैयारी मुझे लगता है बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके सामने जो समस्याएं नहीं कहूंगी कि अलग अलग रूप से अलग अलग स्थिति में आप होते हो, इसके लिए खुद को ढालने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से ये तैयारी बहुत जरूरी है, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हाँ मन में आया और निकल पड़ो, बाकी सब मैया संभाल लेगी, नहीं, ऐसे नहीं होता। मैया तभी संभालेगी जब आप भी अपने आप को संभालोगे। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, अकेले ही क्यों?
नहीं, करना तो जोड़ी से चाहती थी, लेकिन प्रैक्टिकल सोचा जाए तो मेरे पति अभी भी सर्विस में है, इंजीनियर है, बहुत जिम्मेदारी का काम करते हैं और मुझे पूरी पैदल परिक्रमा करनी थी। मुझे ये अंदाज़ा था कि इसमें कम से कम 4 से 5 महीने लगने वाले हैं। तो ऐसे में एक जो नौकर पेशा वाला जो मतलब कोई होता है तो उसके लिए ये इतना समय निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये मुझे पूरी तरह से पता था। इसलिए मैंने वो विचार ही पहले से ही त्याग दिया था कि जाना है तो मुझे अकेले जाना पड़ेगा। और ये इसलिए क्योंकि मुझे अपने शारीरिक मतलब स्थिति पे थोड़ा सा शासन थी कि शायद 1-2 साल बाद मेरे पैर मुझे साथ नहीं दे पाएंगे और मुझे तो ये अनुभव लेना ही है। इसीलिए मैं फिर अकेले निकलने का मैंने सोचा जी। तो इसमें यह कुल कितने किलोमीटर लंबी परिक्रमा है? वैसे तो देखा जाए तो 3400 या 500 के आसपास है, बोलते हैं चलना पूरा होता है। अब मैया सीधी एक सीधी रेखा की तरह तो नहीं चलती। मैया में अनेक घुमाव आते हैं, अनेक पड़ाव आते हैं। जो बांध बंद है उसके वजह से जो बैक वाटर फैला हुआ है उसके लिए भी रास्ता बदलता रहता है। तो ये एग्जैक्टली किलोमीटर नहीं बोल पाते हम, क्योंकि कई जगह पे हमको मैया से दूर होकर रास्ते से जाना पड़ता है। कई जगह संभव है वहाँ किनारे से चल सकते हैं। तो कुल मिला के 35 से के आसपास होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हाँ। तो साधारण इसमें 3, 3.5, 4 महीने, 4.5, 5 भी महीने लग सकते हैं। 5 महीने लग सकते हैं, 4.5 से 5 महीने लग सकते हैं। तो आपको कितना वक्त लगा? मुझे अगर दिन के हिसाब से लगा तो 134 दिन लगे। उसमें मैंने 3 दिन में मैंने परिक्रमा मतलब मैं चली नहीं, 3 दिन मैंने पूरा विश्राम किया। हाँ। एक दिन शिवरात्रि के लिए, एक नर्मदा जयंती के लिए और एक अमरकंटक में। और नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हैं तो उनके जयंती के वहाँ पे वो जहाँ पे आप हो वहाँ पे वो उत्सव मनाया जा रहा है, तो उसका पूरा आनंद लेना चाहिए। अच्छा, परिक्रमा उठानी है कहते हैं। तो उठानी है तो कहाँ से उठाए, ऐसे कोई नियम है इसके? ऐसा तो कोई नियम नहीं है। नर्मदा के तट से, किसी भी तट से, कहीं से भी आप परिक्रमा उठा सकते हो। लेकिन उसका एक नियम ऐसा है कि परिक्रमा की जो पूर्तता होती है वो जब आप जो नर्मदा जी का जल लेके चलते हो साथ में, वो जल से आपको ओंकारेश्वर और अमलेश्वर में ही उसका अभिषेक करना होता है, तभी आपकी परिक्रमा की पूर्ति मानी जाती है। और इसका एक नियम और भी है जो मैंने सुना है कि नर्मदा मैया आपकी दाहिनी तरफ होनी चाहिए। जी, ये तो बिल्कुल सर्वसाधारण नियम है। हम जब भी किसी भी भगवान मंदिर में जाते हैं, भगवान की परिक्रमा करते हैं, तो आप हमेशा वो इष्ट देव को अपने दाहिने तरफ ही रखते हो। तो वो वही नियम यहाँ पर है। और मैंने एक सुना है कि संकल्प एक लेना पड़ता है, जो एक महत्वपूर्ण विधि है इसमें, जिसे किए बिना आप शुरू नहीं कर सकते। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ओंकारेश्वर में आप जाके संकल्प उठाते हो, मतलब किसी पंडित जी को आपको ढूंढना होता है, वो आपको पूरा विधि विधान से आपकी परिक्रमा की जो संकल्प का जो होता है नियम वो कराते हैं। तो संकल्प क्या होता है, जहाँ पे गोमुख पे जो मैया की धारा बहती है वहाँ से आपको एक साथ अपने लिए जल भर के लेना होता है मैया जी को। वो क्यों? क्योंकि कभी कभी अभी परिक्रमा के दौरान आप पूरी यात्रा परिक्रमा मैया जी के तट से नहीं कर पाते, तो कभी कभी मैया जी के दूर से आपको चलना पड़ता है, जैसे रास्ते से चलना। हाँ, 2-3 किलोमीटर दूर। तो आपके कभी आपके मैया समीप नहीं होती, कभी कभी दिखती, दर्शन भी नहीं होते। तो उस समय आपके साथ नर्मदा जी है या आपके दाहिने तरफ है, इसीलिए वो नर्मदा जी आपके साथ आपको रखनी होती है। हाँ, और दूसरी है कि नर्मदा मैया का साथ आपके साथ सदैव रहेगा परिक्रमा के दौरान, ये एक मान्यता है। तो दूसरा होता है दंड का भी बहुत महत्व है। तो मतलब लकड़ी का बांस का जो दंड होता है, क्योंकि वो आपका साथी रहता है पूरी परिक्रमा के दौरान, चढ़ाई में, उतराई में, कहीं भी आपको मतलब दंड का बहुत बड़ा महत्व है। शायद थोड़े से कोई प्राणी भी आ गए, थोड़ा सा इसको जी मतलब एक बचाव के लिए, एक रक्षा के हेतु, चलने के लिए सहायक हेतु, तो समझो आपका वो संरक्षक भी है, आपका सहायक भी है, ऐसे समझ के चलते हैं। तो वो दंड और वो जो आप पानी का नर्मदा मैया जी को भर के रहते हैं, उसको एक धागा बांधा जाता है संकल्प का गुरु जी द्वारा। और एक आपके कलाई पे भी बांधा जाता है। तो वो पंडित जी मंत्र वगैरह पढ़ के वो फिर आपको समझाते हैं कि क्या नियम होते हैं, परिक्रमा वासी ने कैसे परिक्रमा करनी चाहिए, ये समझा के वो आपको एक संकल्प के धागे बांध के फिर आपकी वो विधि शुरू होता है। और वहीं से आप परिक्रमा शुरू करते हो। मतलब एक बार आप उस गौमुख घाट पे आ गए तो वापस आप नहीं जाओगे, आप वहीं से परिक्रमा शुरू करोगे।
अच्छा, इसका नियम यह भी है कि वापस नहीं आना है, मतलब आपको उल्टे पाँव नहीं आना। हाँ, उल्टे बराबर? पाँव, जी। आपको एक तो आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ना है, इस तरह जी, से। जी। गौमुख घाट पे यह पूजा होती है और यहाँ पे आपको जो पंडित जी हैं वो मिल जाते हैं। मिल जाते हैं, अच्छा, मिल हो जाते हैं, जाता है। पंडित जी मिल जाते हैं। बहुत से पंडित जी ऐसे हैं कि आपकी जो इच्छा हो आप उनको दे दो दान। अच्छा। ऐसे भी मैंने देखे हैं कि आपकी मर्जी से आप दे दो, क्योंकि सभी की मतलब आर्थिक स्थिति उतनी क्रय- सही नहीं एक होती। जैसी नहीं होती। तो कभी कभी कुछ लोगों की परिक्रमा करने की इच्छा है, लेकिन वो आर्थिक स्थिति हो सकता है कम होगी, तो वो इसीलिए आपकी इच्छा से जो देना है वो दे दो। तो आपके साथ सामान क्या होना चाहिए? ये मतलब बहुत ही क्या बोलते हैं, जिसे थोड़ा सा मतलब रिलेटिव है और आपकी आवश्यकता है कितनी है और आप कितने कम सामान में आप चल सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो जितनी आपकी आवश्यकता कम है आप उतना कम सामान लोगे और उतना कम आपको ढोना पड़ेगा, क्योंकि जितना सामान लोगे सब आपको ही ढोना है। तो वो सोच के आपने सामान अपना लेना है। फिर भी इसमें कुछ चीजें ऐसी है जो आपको लेनी ही पड़ेगी, परिक्रमा के दौरान ये लेना ही पड़ेगा। जैसे दंड है, कमंडलू है, ये तो परिक्रमावासी की पहचान होती है। और उसके ऊपर फिर पूजा का सामान, हमें ऐसा नियम होता है कि हर सुबह और हर शाम को, मतलब सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त होने के बाद मैया जी की आरती और पूजा होती है। सूर्यास्त के बाद? हाँ, क्योंकि सूर्यास्त होने से पहले हम पहुंच जाते हैं, फिर सूर्यास्त होने के बाद आप आरती, शाम की आरती जो होती है। मेरे ख्याल में सूर्यास्त के बाद आपको चलना भी नहीं होता है, ऐसा एक बेसिक नियम है। कई लोग चलते भी हैं आजकल। चलते हैं। मतलब ऐसे सामान्य रूप से सोचा जाए तो अंधेरे में नहीं चलना है, क्योंकि प्राणी होते हैं, क्या होती है, इसीलिए अंधेरे में चलना नहीं है, ये साधा नियम है। और फिर आरती के लिए जो सामान लगता है आपका, वो थोड़ा सा वो सामान साथ में रखो। कुमकुम होगा, हाँ, कुमकुम, हल्दी होगी, कपूर होगा, जो भी है, मैया जी की मूर्ति, वो जल तो आपके पास होता ही है। मूर्त होनी चाहिए, कोई फोटो वगैरह। हाँ, फोटो या मूर्त होना चाहिए। हाँ, मतलब ये क्या है, आस्था का प्रश्न है। आपको जिस रूप में मैया की पूजा करने में आनंद आता है, आप वैसे करो। अच्छा, तो किसी को अगर मानस पूजा करनी है तो वो फोटो ना रखे, बट मानस पूजा भी कर कर सकते हैं। तो और कपड़ों के बारे में कुछ नियम है? श्वेत वस्त्र पहनना मतलब परिक्रमावासी की पहचान होती है। मेरा ऐसा मानना है कि आप मतलब सब मोह माया से दूर हो जाओ ये परिक्रमा के दौरान, तो रंग से अलग हो जाओ। अच्छा। और अपने मन को शुद्ध और सात्विक रखो, ये शायद मुझे लगता है कि इसके पीछे ये कारण होगा, इसीलिए आप श्वेत वस्त्र पहन के जाओ, ऐसा एक नियम होता है। तो कुल मिलाकर श्वेत वस्त्र हैं, एक शायद 1-2 जोड़ आप रख सकते हो, जो कम सामान ढोने के लिए। दंड है, कमंडलू है। अगर पानी रखने के लिए आपके पास कोई प्लास्टिक की बोतल होगी आजकल? नहीं, तो वो कमंडलू आपका हर तरह का काम आने वाला ये अच्छा, वो एक ही है। मतलब कमंडलू में पीने का पानी भी, कमंडलू आपको प्रातःविधि के भी लेके जाना है, क्योंकि पहले के अभी नियम तो बदल गए, मतलब जब से जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसके हिसाब से हमारे नियम बदलते जाते हैं। लेकिन पहले ऐसा था, वो कमंडलू हर चीज के लिए काम आता था, क्योंकि आपको कम से कम सामान लेके चलना है ना, तो उसी को साफ करके उसी में पानी पी लो। तो आजकल लेकिन कोई बॉटल लेके चलता है, जिसको जो सुविधा होती है उस तरह से। तो इसमें जो आपने बताया उसके हिसाब से आपने क्या क्या सामान लिया? हाँ, तो मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये तो हो गया कुछ बेसिक नियम जी, और मेरे ख्याल में पूर्वापार से चले आते हैं जी। और आजकल थोड़ा सा एक इसमें बदलाव भी आया है, क्योंकि जमाने के साथ थोड़ा सा और सिक्योरिटी के लेके, सेफ्टी को लेके, और कुछ और भी बातें होंगी। तो आपने क्या क्या सामान लिया था? तो सिक्योरिटी सेफ्टी के अलावा भी हमें अपना शारीरिक बदलाव भी हुआ है पहले के ज़माने से। आजकल हमारी जो जीवन पद्धति है, हमारा खान पान है, रहन सहन है, हम बहुत कंफर्ट में रहते हैं। मतलब इसलिए हम पीठ कमर ये सब मतलब हमको आदत ही नहीं है सामान लेके चलने की। इसके लिए मैं सोचती हूँ कि हमारा जो बैग होता है वो बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, जिसको आपको पीठ और कमर के लिए जो आपको आरामदेह हो, आराम से ढो सको। जो जिसे लंबर सपोर्ट का बैग कहते हैं, वो बैग का वजन ही 1-1.5 किलो होता है, लेकिन मुझे लगता है वो लेना सही रहेगा। आपको पूरे परिक्रमा के दौरान पीठ और कमर की तकलीफ नहीं होगी, ये मेरा स्वयं का अनुभव है। अच्छा। हाँ, तो वो बैग मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपको सोने के लिए मैट लगता है, स्लीपिंग मैट, वो अपना लेना पड़ता है। अच्छा। तो वो आप जिस मटेरियल का लेना चाहो वो ले, क्योंकि वो 4.5 महीने आपको चलाना है। एक स्त्री परिक्रमावासी होने के हिसाब से मैंने स्लीपिंग बैग लेना उचित समझा। एक तो ठंड के लिए भी बहुत काम में आता है,
और दूसरी बात सुरक्षित लगता है। क्योंकि अनजान, हाँ वो भी है, अनजान जगह में हम सोते हैं, कैसे सोते हैं, तो एक बंद स्लीपिंग बैग में रहो तो आपको एक मतलब सुरक्षित लगता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। और ओढ़ने के लिए कंबल भी रखा था, लाइट वेट का जैकेट भी रखा था। फिर मतलब ठंड के हिसाब से आपकी जो भी ये है, मेरे ख्याल में नवंबर के बाद में जब आप शुरू करते हो चतुर्मास के बाद में, तो उस पूरे एरिया में काफी ठंड पड़ती है, बहुत ठंड होती है, मतलब ठिठुरने वाली ठंड जिसे कहते हैं ना, वैसे ठंड हड्डियों में जम जाती है। मतलब सुबह हम जब 7 बजे भी निकलते थे तो कभी कभी 9:30 बजे तक भी कोहरा नहीं हटता था। और ये पूरे जो भी आपका उंगलियां वगैरह ऐसे कड़क हो जाती थी, मतलब इतनी ठंड होती थी। हाँ, और थाली, हाँ, तो और एक थाली आपका मतलब जहाँ भी आप भोजन पाते हो तो अपनी थाली में ही भोजन पाना चाहिए, ऐसे बोला जाता है। एक पानी के लिए गिलास, अगर थाली में आपको आजकल वो अलग अलग व्यंजन परोसने के लिए अगर ये होते हैं कंपार्टमेंट ऐसा होता है, वो नहीं तो फिर कटोरी। हाँ, और एक पानी का गिलास जिसमें आप चाय भी पी सकते हो और पानी भी पी सकते हो। और हेड टॉर्च बहुत जरूरी है, कोई भी टॉर्च, लेकिन हेड टॉर्च लो तो आपके हाथ तो बंधे हुए नहीं रहते हैं। हाँ, तो टॉर्च भी जरूरी है, क्योंकि परिक्रमा के दौरान 60 से 70% तक मतलब परसेंटेज ऐसी जगह है कि आपको सुबह के लिए प्रातः विधि के लिए बाहर ही जाना पड़ता है, तो टॉर्च जरूरी है, क्योंकि अंधेरे में जाना पड़ता है तो टॉर्च चाहिए। हाँ, तो मेरे ख्याल में हमने काफी सारी जानकारी पाई है आपसे, और कुछ जानकारी जो हमें, जैसे आपने बताया कि दिनक्रम में जो जरूरी है खास करके एक महिला के लिए, तो उसके बारे में भी हम जरूर, हमारे शायद सारे श्रोतृ वर्ग को भी जानने में रुचि होगी जी। हम जैसे जैसे आपका कथा कथन बढ़ता जाएगा आगे, तो उसमें आप इसके बारे में भी अगर आप विवरण दे सको तो मेरे ख्याल में उसके साथ उसका भी विवरण मिलते जाएगा। जी जी। तो अभी आपने किस दिन शुरू की, और आपका प्रवास वर्णन के बारे में आप आगे बताइए। नियम के अनुसार मतलब जो गृहस्थी होते हैं, दिवाली के बाद जो एकादश आती है, देव उठनी एकादशी जिसे बोला जाता है, उस दिन से परिक्रमा का संकल्प उठाते हैं गृहस्थी लोग। उस दिन के बाद कभी भी। और जो सन्यासी होते हैं उनके लिए दशहरे के बाद वो संकल्प उठा सकते हैं। अच्छा, ऐसा तो दिवाली से पहले ही? हाँ, ऐसा मतलब रूढ़िवाद नियम है, लेकिन आजकल मतलब लोग दशहरे के बाद भी गृहस्थी लोग भी उठा लेते हैं। इसका कारण एक ये हो सकता है कि गर्मी बढ़ने लगती है मार्च के बाद, तो चलना बहुत मुश्किल होता है, तो सबको वो ठंड के दिनों में ही परिक्रमा पूरी करने की कोशिश में लगे रहते हैं, इसीलिए जल्दबाजी करते हैं। शायद भीड़ को भी थोड़ा सा टाइम। हाँ। अच्छा, तो आपने उस एकादश को ही शुरू किया? नहीं, तो फिर मैंने इस बार की 2023 की एकादश 27 नवंबर की थी, लेकिन मैंने अपनी परिक्रमा का संकल्प 2 दिसंबर को उठाया था। ओमकारेश्वर जी। और पहले दिन से जैसे आपने उठाई परिक्रमा, तो आपने वहाँ से शायद मोर टक्का और ऐसा होते हुए ऐसा ही है, तो अभी इसके बारे में आप बताइए। नर्मदे हर दोस्तों, इस वीडियो में सौ प्रमदा मैया से हमने नर्मदा परिक्रमा से जुड़ी वो सारी जानकारी जानने की कोशिश की जो खास करके एक महिला परिक्रमावासी को जानने की ज़रूरत होती है। अगले भाग में हम परिक्रमा की शुरुआत करने वाले हैं, उससे जुड़ी रोचक और रंजक जानकारी हम कथा स्वरूप में सौ प्रमदा मैया से सुनेंगे। हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अपने सहकारियों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा, इसे शेयर कीजिए और कमेंट्स ज़रूर लिखिए। परिक्रमा से जुड़े जितने भी आपके प्रश्न हों उनका उत्तर हम प्रमदा मैया के ज़रिए आपको ज़रूर देंगे। धन्यवाद। नर्मदे हर। सबिंदु सिंधु शुष्कलतरंग भंग रंजितम द्विषत्सु पाप जात जात कारिवारि संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीतिहारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी तु नर्मदे।